नमस्कार। दृष्टि आईएएस के इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण संरक्षण से जुड़े एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। चूंकि यह विषय आजकल चर्चा में बना हुआ है, इस कारण से इसे आज डिस्कशन के तौर पर लिया गया है। तो आइए देखते हैं इसकी चर्चा में रहने के क्या कुछ कारण है, लेकिन उस कारण की पड़ताल करने के पहले हम एक नज़र कुछ डायमेंशंस पर डालते हैं कि आज के विषय के जो डायमेंशंस होंगे वो क्या रहेंगे। तो पहला है, क्या है खबर, खबर में इसे क्यों लिया गया है, उस पर बात करेंगे। आगे हम बात करेंगे ओजोन और ओजोन क्षरण के बारे में। चूंकि आज की चर्चा इसी पर टिकी हुई है, इसलिए इस पर हम अच्छे से समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। उसके बाद किगाली संशोधन के बारे में जानेंगे कि आखिर किगाली संशोधन क्या है, किगाली का मतलब क्या हुआ और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या कुछ बातें कही गई हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इस पूरे स्थितियों से जुड़े हुए जो भी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के बारे में समझेंगे और क्या कुछ आगे की राह वे फॉरवर्ड हो सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ साथ आपके लिए इस पूरे डिस्कशन के आधार पर जो सवाल बन सकता है, वो सवाल सबसे अंत में रहेगा। तो आइए देखते हैं इस खबर के बारे में कि ये खबर क्या कहती है। खबर में है कि भारत ने किगाली संशोधन को मंजूरी दे दी है, रेटिफाई किया है। ठीक है, तो किगाली संशोधन क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे आगे। लेकिन अभी मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि ये जो संशोधन है, ये संशोधन ओजोन क्षरण से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण मामले को लेकर के किया गया था। कब किया गया था? तो 2016 में ये संशोधन किया गया था। ठीक है, कहाँ पर किया गया था? तो दरअसल किगाली एक स्थान है, एक जगह है। ये रवांडा एक अफ्रीकन कंट्री है, एक अफ्रीकन देश की राजधानी है किगाली। चूंकि ये जो वार्ता हुई थी, इस ओजोन क्षरण से जुड़ी हुई जो वार्ता हुई थी, उससे जुड़े हुए जो संशोधन हुए थे, वो यहीं पर हुए थे 2016 में, इसलिए इसे किगाली संशोधन के रूप में जाना जाता है। और भारत ने हाल ही में ये निर्णय लिया है कि हम इस संशोधन को रेटिफाई करते हैं, अपनी मंजूरी देते हैं। तो आगे हम बात करेंगे विस्तार से कि किगाली संशोधन में क्या कुछ बातें कही गई हैं। लेकिन अभी की जो खबर है उसके हिसाब से हम और देखें तो भारत ने ये कहा है कि हम 2023 तक HFC यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसको हटाने के लिए एक राष्ट्रीय नीति हम तैयार करेंगे। ठीक है, एक नेशनल स्ट्रेटजी हम तैयार करेंगे। किसे हटाने के लिए? HFC यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को उपयोग में लाने से हम समाप्त करेंगे फेज्ड आउट मैनर में, यानी कि चरणबद्ध तरीके से हम इसे हटाएंगे। लेकिन इससे जुड़ी हुई जो हम राष्ट्रीय नीति बनाने की बात सोच रहे हैं, वो 2023 तक हम इस पर काम करना शुरू करेंगे। और भारत ने ये भी कहा है कि 2024 तक, यानी 2024 के मध्य तक, इनफैक्ट कहा है कि 2024 के मध्य तक हम कोशिश करेंगे कि ओजोन क्षरण से जुड़े हुए जो भी हमारे यहाँ पर घरेलू कानून हैं, उसमें संशोधन किया जाए। और भारत ने ये एक संकेत दिया है कि 2028 तक जाकर ही हम HFC को, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की, इसके उत्पादन या फिर इसके उपयोग को समाप्त करने की कोशिश हम शुरू कर सकते हैं। कब तक? तो 2028 तक। इस तरीके की बातें अभी भारत ने कही हैं और इसी को लेकर के यह जो है चर्चा में आ गया है। और इस पर हम आगे बात करेंगे कि ओजोन और ओजोन क्षरण है क्या। ठीक है, चूंकि पूरी चर्चा जो है ओजोन और ओजोन क्षरण से जुड़ी हुई है, तो इसे समझने की कोशिश करनी होगी कि आखिर ओजोन होता क्या है। तो ओजोन को मैं आपको बहुत ही सामान्य भाषा में बताऊं तो ओजोन एक गैस है और इसका जो फॉर्मूला होता है, ये होता है O3। ठीक है, O फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। यदि O2 हम कहते हैं तो वो ऑक्सीजन गैस सामान्य तौर पर माना जाता है। लेकिन जब हम O3 की बात करते हैं तो O3 क्या होता है? वो होता है ओजोन। ये ओजोन गैस इसे कहते हैं, यानी कि ऑक्सीजन गैस में एक और एटम यदि ऑक्सीजन का ऐड हो गया तो O3 हो गया और इसे क्या कहा जाएगा? ओजोन गैस कहा जाएगा। तो है क्या कि ओजोन गैस जो है पूरी पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल का एक कवर है, एटमॉस्फेयर का जो एक कवर किया हुआ है, तो एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल के ऊपरी परत में एक मंडल है, इसे क्या कहते हैं? समताप मंडल। समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर उसे अंग्रेजी में कहा जाता है। ओजोन परत जो है इस मंडल में बिछा हुआ है। ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि ओजोन परत
की उपस्थिति कहाँ है? समताप मंडल में। समताप मंडल कहने का मतलब क्या हुआ? स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, सबसे निचले स्तर पर कौन सा मंडल होता है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर होता है समताप मंडल। उसी मंडल में ओजोन परत जो है। लेकिन इसका महत्व इस कारण से है कि सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणें आती हैं, पृथ्वी की ओर आती हैं, तो ओजोन परत जो है उन हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने का और उन्हें वापस लौटाने का कार्य करता है। लेकिन स्थिति तब विकराल हो गई जब ओजोन परत में कुछ डिप्लीशन यानी क्षरण की स्थिति या फिर छिद्र जैसी स्थिति देखी गई। जब वैज्ञानिकों ने ये देखा कि जो ये ओजोन परत है, इस परत में कहीं कहीं पर ओजोन का जो लेयर है वो कम मोटा हो रहा है या फिर ओजोन जो है वहाँ पर से हट रहा है, तो ऐसी स्थिति में वैज्ञानिकों को चिंता होने लगी। चिंता क्यों होने लगी? क्योंकि वहाँ पर से अल्ट्रावायलेट रेस डायरेक्ट पृथ्वी पर आ सकते थे और आने भी लगे। ऐसी स्थिति में जो पृथ्वी पर जीवन है, मानव है, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, इनको नुकसान पहुँचने की भारी संभावना जताई गई। और संभावना क्या जताई गई, बल्कि नुकसान होने भी लगा। तो इस कारण से जब वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि इस ओजोन डिप्लीशन को, ओजोन क्षरण को समाप्त करने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, इस पर जब बातचीत होने लगी तो इस पर भी विचार किया गया कि आखिर किस कारण से ये डिप्लीशन या फिर ये क्षरण हुआ है। ठीक है, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में कई सारे निर्णय लिए गए, जैसे हमने आपको बताया कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और उससे आगे वियना कन्वेंशन एक हुआ था, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ किगाली संशोधन की बात कही गई। तो इस पूरे मामले में ओजोन और ओजोन क्षरण का जो एक कॉन्सेप्ट है ये सामने आया, क्योंकि ओजोन क्षरण को लेकर के HFC और इससे भी पहले CFC का मतलब क्या हुआ? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके साथ साथ HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और अब HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ये सब जो गैसेज हैं ये बहुत ही हानिकारक साबित हो रहे हैं। किसके लिए? ओजोन क्षरण के लिए और साथ ही ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्टेक्स्ट में। हम धीरे धीरे बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे कि आखिर इनमें से कौन किस कारण से जिम्मेदार माना जाता है और किसको किस हिसाब से समाप्त करने की बात कही गई है। तो यहाँ पर जो मैं आपको एक पिक्चर के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर ये है कि यदि ये ओजोन लेयर है, ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओजोन लेयर है और यहाँ पर ये सूर्य है। सूर्य का प्रकाश जब आता है तो ओजोन लेयर जो है प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेज को नीचे आने से, पृथ्वी पर आने से। लेकिन जब इस ओजोन लेयर में जो मैंने अभी बात कही कि डिप्लीशन होने लगा, क्षरण होने लगा, तो ये पराबैंगनी किरणें जो है ये नीचे आने लगी और इस कारण से ये जो है हमारे लिए बहुत ही हानिकारक साबित होने लगी। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ओजोन और ओजोन क्षरण की बात की जा रही है। अब हम आगे देखते हैं कि ऐसी स्थिति में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस रूप में सामने आता है, इसका क्या कुछ महत्व है। लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से पहले हम वियना अभिसमय के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। 1985 में इस अभिसमय को लाया गया था। ठीक है, 1985 में इसे अभिसमय यानी कि वियना कॉन्वेंशन आयोजित किया गया था ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। और उस कॉन्वेंशन में भी ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन की बात कही गई थी। ठीक है, ओजोन लेयर का प्रोटेक्शन, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ओजोन लेयर के क्षरण को लेकर के जो वैज्ञानिकों ने चिंता जाहिर की, उसके अगेंस्ट में ये कॉन्वेंशन आयोजित किया गया था 1985 में। इसके बाद 1987 में जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया। ये मॉन्ट्रियल कहाँ है? ये कनाडा में है। कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक प्रोटोकॉल लाया गया और उस प्रोटोकॉल के तहत कुछ बातें कही गई। क्या कुछ बातें कही गई? एक तो कहा गया कि जो भी ODS है, यानी कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, O फॉर ओजोन, D फॉर डिप्लीटिंग, और S फॉर सब्सटेंसेस। ODS ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस यानी वैसे सब्सटेंसेस, वैसे पदार्थ
जो कि ओजोन को डिप्लीट कर सकते हैं, ओजोन का क्षरण कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट में इस प्रोटोकॉल के तहत बात कही गई और कहा गया कि ऐसे सब्सटेंसेस के उत्पादन या फिर उपयोग पर रोक लगाई जाए। वे कैसे सब्सटेंसेस थे? जैसे कि CFC, HCFC। CFC का मतलब क्या हुआ, जो मैंने शुरू में भी बताया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और HCFC ये क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। इन सब्सटेंसेस के उपयोग या फिर इनके उत्पादन या इनके उत्सर्जन को रोकने की बात कही गई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत। और इनका जो उत्पादन होता था ये कैसे होता था, इनका उपयोग कहाँ पर होता था, तो एयर कंडीशनिंग या फिर रेफ्रिजरेशन जैसी स्थितियों में या फिर फोम के निर्माण में, फोम इंडस्ट्रीज में इनका उत्पादन या फिर इनका उपयोग किया जाता था। और ऐसे में जब ये सब्सटेंसेस वायुमंडल में उत्सर्जित होते हैं, वायुमंडल के जब समताप मंडल वाले हिस्से में जाते हैं, तो वहाँ पर ओजोन परत है और ओजोन परत में जाकर के ये वहाँ पर ओजोन परत को नुकसान पहुँचाने का काम कर रहे थे। तो इस प्रोटोकॉल के तहत कहा गया कि हम ऐसा करें कि CFC और HCFC जैसे जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज हैं इनके उपयोग को रोका जाए, धीरे धीरे करके रोका जाए। और साथ में ये भी कहा गया कि हम ऐसा करें कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसके उपयोग को हम अनुमति दें, इसका उपयोग हम करें इसके स्थान पर, चूँकि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस नहीं है। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में ये हुआ कि जब HFC के भी कुछ नुकसान सामने आने लगे तो फिर वैज्ञानिकों ने फिर चिंता जाहिर करने की बात कही। उन्होंने ये कहा कि HFC जो है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस तो नहीं है, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्टेक्स्ट में, यदि हम वैश्विक तापन की बात करें तो उसके कॉन्टेक्स्ट में HFC जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण गैस के रूप में सामने आ रहा है। और उन्होंने यहाँ तक चेतावनी दी कि कार्बन डाइऑक्साइड जिस तरीके से, जिस दर से ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, उससे कहीं हजार गुना ज़्यादा HFC जिम्मेदार है। यानी कि HFC जो है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ही जिम्मेदार गैस के रूप में सामने आया। ऐसी स्थिति में फिर जो है किगाली संशोधन की बात की गई है और वहीं पर हम HFC के कॉन्टेक्स्ट में आगे बात करेंगे। फिलहाल हम ओजोन डिप्लीशन के कॉन्टेक्स्ट में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था इसमें इस पर तो हमने बात कर ही ली। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के कॉन्टेक्स्ट में जो भी व्यापार वगैरह होता है उसकी निगरानी की जाएगी और साथ साथ इससे जुड़े हुए वार्षिक रिपोर्टिंग पर भी हम बात करेंगे। जो भी देश इससे जुड़े हुए हैं वो जो है वार्षिक रिपोर्टिंग करेंगे इस मामले में। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में इन्हीं कुछ बातों को रखा गया था। अब हम बात करते हैं कि किगाली संशोधन के अंतर्गत क्या कुछ विशेष बातें कही गई थी। मैंने शुरू में ही बताया कि 2016 में किगाली में, रवांडा की किगाली में ये संशोधन किया गया था। क्या संशोधन किया गया था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत जो HFC के उपयोग की बात कही गई थी, अब उसे फेज्ड आउट मैनर में, चरणबद्ध तरीके से हटाने की कोशिश करने की बात कही गई किगाली में। और कहा गया कि इसको हम धीरे धीरे करके अब समाप्त करेंगे। क्यों करेंगे समाप्त? जो मैंने शुरू में भी बताया कि HFC जो है ग्लोबल वार्मिंग के कंटेक्स्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण गैस के रूप में साबित होने लगा और कार्बन डाइऑक्साइड के हिसाब से ये कहीं अधिक जो है हानिकारक गैस साबित हो रहा था वैश्विक तापन के कॉन्टेक्स्ट में। इसलिए इसके कॉन्टेक्स्ट में किगाली संशोधन की बात कही गई है और उसमें कहा गया कि HFC का उपयोग हम चरणबद्ध रूप से बंद करेंगे। और कैसे हम बंद करेंगे उसके हिसाब से जो एक लक्ष्य रखा गया है वो 2050 तक का लक्ष्य रखा गया है कि 2050 तक यदि हम इसमें चरणबद्ध तरीके से कटौती करते जाएंगे, इसके उपयोग को हम समाप्त करते जाएंगे, तो ऐसा यदि 2050 तक करेंगे तो हो सकता है कि इस सदी के अंत तक हम जो है, जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो तापमान है पृथ्वी का, उसमें 0.5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी हम ला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की बातें कही गई हैं किगाली संशोधन में। और यहाँ पर मैंने कुछ देशों के नाम लिखे हैं, अमेरिका, चीन, भारत। अमेरिका, चीन, भारत जैसे देशों ने इस कॉन्टेक्स्ट में कदम आगे बढ़ाए हैं। अभी भारत ने भी इसके कॉन्टेक्स्ट में अभी कहा ही है कि हमने इसे रेटिफाई कर दिया है, हमने इसे मंजूरी दे दी है, हम इस पर अमल करना शुरू करेंगे।
जबकि अमेरिका ने कहा है कि 2034 तक उसे लक्ष्य रखा गया है, उसे 2034 तक इस मामले में कार्य करना है। वहीं चीन की बात करें तो ये 2045 तक इस मामले में कार्य करने की बात कहता है। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं अलग-अलग समूहों में रखे गए हैं और उन्हीं समूहों के अंतर्गत जो भी टारगेट्स डिसाइड किए गए हैं उसके आधार पर अमेरिका को क्या किया गया है, 2034, चीन को 2045, चीन को 2045 और भारत को 2047 तक लगभग 80% जो है अपने HFC के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करने की बात कही गई है। तो यहाँ पर किगाली संशोधन में इन्हीं बातों को मद्देनजर रखा गया है और मैं आपको ये भी बता दूं कि किगाली संशोधन को 122 देशों ने अभी तक रेटिफाई किया है। रेटिफाई किया है मतलब क्या हुआ, इसे मंजूरी दी है, 122 देशों ने इसे मंजूरी देने की बात कही है। और हालांकि एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को जितने भी देश हैं संयुक्त राष्ट्र के, उन सभी देशों ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को सहमति दे दी है, पहले ही सहमति दे दी थी इनफैक्ट। तो ये एक संतोषजनक बात कही जा सकती है। आगे हम बात करते हैं कि इससे जुड़ी हुई क्या कुछ चुनौतियां हैं। चुनौतियों के कंटेक्स्ट में देखें तो सबसे बड़ी चुनौती है कि तकनीकी सुधार। आखिर हम HFC के उपयोग को सीमित करने की जो बात कर रहे हैं उसके लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे तकनीकी सुधार करें ताकि उस तरीके की टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से हम HFC के चरणबद्ध शटडाउन को हम अपना सकें। ठीक है, दूसरा है पर्यावरण बनाम विकास। मैंने भूस्खलन से जुड़े एक इन न्यूज़ प्रोग्राम में भी इसके चर्चा की थी और अभी भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पर्यावरण को तवज्जो दिया जाए या फिर विकास को। तो सही बात यही है कि पर्यावरण और विकास दोनों को संतुलित करने की आवश्यकता है और इस लिहाज से सरकार को कार्य करने की ज़रूरत है। और अन्य चुनौतियों की बात करें तो अन्य चुनौतियों के अंतर्गत यदि हम देखें तो चूंकि HFC जैसे जो पदार्थ हैं इनका उपयोग रेफ्रिजरेशन या फिर AC वगैरह में किया जाता है, तो अभी की स्थिति क्या है, गर्मी बहुत बढ़ रही है और इस कारण से लोग जो है कूलिंग अप्लायंसेस की डिमांड काफ़ी कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जबकि कूलिंग अप्लायंसेस में इस तरीके के गैसेस का इस्तेमाल किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, या फिर फोम इंडस्ट्रीज़ में इस तरीके की गैसेस का उपयोग किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये जो मांग है इस तरीके की डिमांड को कम करने के लिए या फिर उससे जुड़े हुए कुछ अल्टरनेटिव्स का उपयोग करने के लिए क्या कुछ किया जाए, इसके लिए सरकार को सोचना होगा। ठीक है ना? तो इस तरीके की चुनौतियां सामने आ रही हैं, इन चुनौतियों का निपटारा करने की कोशिश करनी होगी और साथ ही जो निवेश की आवश्यकता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, निवेश की भी भारी मात्रा में आवश्यकता होगी। तो इस लिहाज से इन चुनौतियों का निराकरण सरकार को करना होगा, तब हम जो भी हमारा मकसद है क्लाइमेट चेंज की जो चुनौतियां हैं उसको हम धीरे धीरे करके समाप्त कर सकते हैं और उसका एक बेहतर विकल्प अपना सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा के कॉन्टेक्स्ट में जो आज का सवाल है, सवाल ये देख लीजिए कि भारत ने किगाली संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस संदर्भ में जलवायु परिवर्तन से निपटने के भारत के प्रयासों को रेखांकित कीजिए। तो सवाल बहुत ही सीधा है। पहला है सेंटेंस कि किगाली संशोधन के बारे में आपको बता देना है कि किगाली संशोधन में क्या कुछ बातें कही गई हैं, भारत ने इस कॉन्टेक्स्ट में क्या कुछ अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया है 2023, 2024, 2028 के कॉन्टेक्स्ट में, जो भी मैंने चर्चा में कही उसके बारे में आपको बताना होगा। और साथ ही आपको ये बताना होगा कि भारत जो है क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में क्या कुछ प्रयास कर रहा है, इसे और आगे क्या कुछ करने की आवश्यकता है, कुछ सुझाव देते हुए आपको अपना उत्तर लिखना होगा। तो आज की चर्चा में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।